Welcome children. Now we had already started with lesson 6 of SS, and that is effects of British rule in India. Now a just small, like I can say, brush up or a recap of what we had done in the first part of this chapter, because in between there you had a day holiday, Raksha Bandhan enjoyment and all. So थोड़ा कुछ याद भी होगा, थोड़ा नहीं याद होगा. So let's have a short recap. Now, here we saw how Aruna, the mother, and her daughter Purva, they both are doing their own work, and suddenly Purva, when listening to the mother about the words like revolution in Libya, she's asking her mother what is called revolt and why do people revolt. तो यहाँ पे revolt, that is when you are not fighting with a weapon जैसे तलवार या कुछ रिवॉल्वर लेके कोई खड़ा हो गया, उसे हम रिवोल्ट नहीं कहते. रिवोल्ट could be in a form of, I give you example that whatever, suppose कि डिनर में आज कुछ बना है या बनने जा रहा है जो तुम्हें पसंद ना हो और फिर वो बन भी चुका है, now there is no other option, तो तुम कैसे रिवोल्ट करोगे? खाना ही नहीं खाओगे, मुंह फुला के बैठ जाओगे. एंड और देर आर मेनी थिंग्स विच यू आर आस्किंग फॉर बट यू आर नॉट प्रोवाइडेड बिकॉज योर पेरेंट्स नो बेटर देन यू कि भाई वो तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है. और अगर ठीक नहीं है और उन्होंने नहीं किया वो तुम्हारा काम या नहीं दिलाई वो चीज़ तुम्हारे लिए, मुंह फुला के बैठोगे, खाना नहीं खाओगे. दिस इज़ लाइक इन अ शॉर्ट फॉर्म यू आर रिवोल्टिंग, क्योंकि तुम्हारी कोई चीज़ जो तुम मांग रहे हो वो सेटिस्फाई नहीं हो रही. सो ये ह्यूमन मेंटालिटी है कि वो रिवोल्ट करते हैं. वैसे ही ब्रिटिश रूल के अंडर वी वर नॉट गेटिंग द नेसेसिटीज जो इंडिया को माना जाता था सोने की चिड़िया वर्ल्ड ओवर. इट वॉज सो फेमस फॉर एग्रीकल्चर, फॉर टेक्सटाइल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, लॉट मेनी थिंग्स. प्रोडक्शन टेक्निक्स मतलब मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन वर यूनिक, अनमैच्ड था वर्ल्ड में. कोई भी कंट्री के पास ये नहीं चीज़ें थी जो इंडिया के पास था. तो इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज वेरी 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 रिच एंड नो कंपैरिजन विथ एनी अदर कंट्री ऑन द प्लैनेट. बट इट सो हैपन कि ब्रिटिशर के आने के बाद कुछ 190-200 ईयर्स के उनके रूल में डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे रूल ऑन अस फॉर दिस मेनी ईयर्स. इंडिया वॉज शैटर्ड, इंडिया वॉज डिस्ट्रॉयड. और वो हमसे ले जाते थे रॉ मटेरियल और अपने यहाँ उनकी कंट्री में ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, मतलब कि बड़ी बड़ी मशीनें लग गई थी, फैक्ट्रीज थे, इंडस्ट्रीज थी. तो वहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल यूज़ करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते, मतलब हमसे सस्ता उठाना फिर वही फिनिश्ड प्रोडक्ट आके हमें बेचना महंगे दाम में. तो एट द एंड लॉस में कौन था? वी, राइट, दैट इज इंडियंस. देन आई टोल्ड यू कि आसपास के गांव तो कोई तुम नहीं जा पाओगे, ना तुम तुम्हारे गांव जा पाओगे. तो ठीक है, कहीं पे जस्ट यू कैन आस्क योर पेरेंट्स और यू योरसेल्फ मस्ट हैव सीन समवेयर कि कौन कौन से रॉ मटेरियल हमें विलेज से सप्लाई हो रहे हैं. तो आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क. फिर वो सिटी में जाएगा जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज लगी है लाइक अमूल डेयरी, सुमूल डेयरी, मदर्स डेयरी. जहाँ कहीं पे भी ये टाउन में, सिटी नहीं तो टाउन में ये जो डेयरीज हैं वहाँ पे मिल्क भेजा जाता है फ्रॉम विलेज. सो मिल्क में से फिर बनेगा क्या? चॉकलेट्स एंड श्रीखंड एंड पनीर एंड चीज़, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. योगर्ट मतलब दही, एंड बटर मिल्क मतलब छाछ, लस्सी, बहुत सारी चीज़ें, घी. तो ये सारी चीज़ें हम ये नहीं कहेंगे कि ग्लास भर के दूध पी लिया या वाह टुडे आई हैड पनीर, फिर और एक ग्लास दूध पिया, ओ टुडे आई हैड श्रीखंड, और आई एट चॉकलेट्स, आई हैड घी. यू कांट डू इट. तो तब जो गांव से हमें मिल रहा है रॉ मटेरियल वो है मिल्क, राइट. फिनिश्ड प्रोडक्ट इतना बड़ा लिस्ट में दे दिया, शायद मुंह में पानी भी आ गया होगा. इसमें से एक आध चीज़ तो तुम्हें पसंद होगी. There are very few people on the planet who don't like sweets. बाकी तो हर एक को कोई ना कोई फॉर्म की स्वीट्स पसंद ही है.
बाकी हमें विलेज से मिल सकता है शुगर केन, देन वी गेट लॉट मेनी थिंग्स, राइस एंड वीट एंड कॉटन एंड ऑयल एंड hundreds of things we get, right? Next we move on to peasants. मैंने कहा था fishermen भी कह सकते हो, farmers भी. Here we are talking about farmers, laborers. तो ये farmers की हालत और agriculture field की हालत बहुत ख़राब थी और इन्होंने तो लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया. बिहार, बंगाल, उड़ीसा से तो पूरी राइट ही ले ली ब्रिटिशर ने कि भाई अब से कौन कलेक्ट करेगा टैक्स? ब्रिटिशर्स, राइट? फार्मर्स बेचारे एक्सप्लॉइट होते गए एंड दे बिकेम पुअर एंड पुअर डे बाय डे. एट द एंड ऑफ द डे वो रेवेन्यू मतलब टैक्स पे करने के लिए वो लोग लोन लेते थे ज़मींदार के पास और वो लोन चुकाने के लिए एट द एंड ऑफ द डे वो लोग या तो अपनी छोटी मोटी जो भी ज्वेलरी पड़ी होती उसे बेच देते या फिर ज़मीन बेच देते, राइट? फिर बंगाल में फेमाइन आया 1770 में तो लोग मरने लगे स्टार्वेशन की वजह से. देन केम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस. वो एक टॉर्चर वाला एक एक्ट लिया है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, टू कलेक्ट द रेवेन्यू. और इस हिसाब से तो पूरे साल का मतलब एनुअल बेसिस पे उन्होंने फिक्स कर दिया कि पूरे साल का इतना टैक्स हर एक को भरना है, राइट? फार्मर्स विल हैव टू पे टैक्स अकॉर्डिंगली, लेकिन साल का फिक्स, बारिश हो या ना हो, क्रॉप्स ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं, बारिश ना होने की वजह से शायद ना ग्रो हो, शायद नहीं ग्रो होंगे ही नहीं अच्छे से, बहुत बारिश आई, फ्लड आया, ग्रो हुए क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, जो भी रीज़न हो दे हैव टू पे ईयरली टैक्स. जैसे तुम स्कूल कभी जाओ ना जाओ, छुट्टी ली बीच में, पेट में दर्द हुआ, मम्मी आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो उस एक दिन की फीस तुम्हारी कट करके स्कूल वाले वापस नहीं देंगे. यू हैव टू पे फिक्स्ड एनुअल फीस, पूरे साल की फिक्स होती है. फर्स्ट स्टैंडर्ड की इतनी, 10th स्टैंडर्ड की इतनी, 6th स्टैंडर्ड की, 8th स्टैंडर्ड की, सो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड वी हैव टू पे इट, राइट? अब तुम थोड़े दिन नहीं गए, 15 दिन, तो 15 दिन के माइनस करके पैसे वो वापस नहीं देंगे स्कूल वाले. दैट इज, इसमें इनको ज़्यादा फायदा दिख रहा था ब्रिटिशर्स को, तो पूरे साल का एक फिक्स अमाउंट डाल दिया. ज़मींदार हो गए. बीच में मैंने बताया था ब्रिटिशर डायरेक्टली नहीं जाते थे फार्मर के पास, वो कलेक्ट करते थे. किसको कहते थे? ज़मींदार को. ज़मींदार वॉज अ मिडिल मैन, वो तो पैसे वाला था. वो ब्रिटिशर का काम करता, फार्मर के पास जाके लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता, दैट इज टैक्स, एंड गिव इट टू द ब्रिटिशर, और एक छोटा सा हिस्सा उसमें कमीशन भी मिल जाता है इस ज़मींदार को. और ये ज़मींदार बन गए बहुत ही लॉयल, ऑनेस्ट टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स. सो बेचारे एकदम दुखी दुखी, ये बेचारा टेंशन में बैठा हुआ है, लेडी बेचारी टेंशन में, क्या करे अब, ये सब टेंशन में है बेचारे, राइट? दिस ऑल आर इन टेंशन एंड दिस वन इज एंजॉयिंग, अ बिग 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 मैन, राइट? दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस. देन अब इसकी सोशल लाइफ पे क्या असर हुई? तो सोशल लाइफ में ये हुआ कि जो विलेज खुद पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, चलो छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी तो पास के अपने जैसे छोटे से गांव के पास जाके ले आते, उनके पास नहीं था, वो खुद उनको देते. खुद हर एक गांव की एक कोर्ट होती, कोर्ट मतलब ग्राम पंचायत, जहाँ पे मुखिया होते, बड़े लोग होते, समझदार लोग. किसी के घर का प्रॉब्लम हो या कहीं पे कुछ भी गांव का छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो ये मुखिया और जो एक ग्रुप उनका बनता, पंचायत, राइट? तो वो बैठ के डिस्कस करते, प्रॉब्लम सॉल्व होती, कैसे विलेज को डेवलप करना है वो अपनी मीटिंग में वो भी डिसाइड करते. लेकिन ये सब चला गया, ब्रिटिशर ने अपने हाथ में ले लिया एंड न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्टेड कमिंग इन. और बहुत ब्रिटिशर के आने के भी बहुत साल पहले, शायद 200-300 साल पहले से, लाइक देयर वर मेनी फॉरेन ट्राइब्स हु केम टू इंडिया टू कैप्चर इंडिया, राइट? उनको इंडिया को डिस्ट्रॉय करना था, उनको इंडिया को कैप्चर करना था. सल्तनत पीरियड में भी काफ़ी इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश की गई एंड शायद कई लोग सक्सेस भी हुए. बट हुआ क्या, तब भी विलेजेस स्टेबल थे,
गांव का मुखिया था, गांव डेवलप हो रहा था, गांव सेल्फ डिपेंडेंट था। लेकिन ब्रिटिशर के आने के बाद काफ़ी कुछ नहीं, बहुत बदलाव आ गया, वे एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। देन देयर वाज सोशल रिफॉर्म। उनकी हमारे सोसाइटी को सोसाइटी में चेंज लाने के लिए ये ब्रिटिशर कुछ पॉलिसी ले आए। जैसे जो हिंदू थे या जो भी जैसे इंडियन जो मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, रेलवे में थे, वो अगर एक रिवाज था, आज भी है कई घरों में। मैं देखती हूँ हमारे एक दो स्टूडेंट को दैट व्हेन दे यूज्ड टू कम टू क्लास, तो यहाँ पे बड़ा एक टीका करके आते, या कहीं पे ऐसे यू शेप में ऐसे, दैट इज़ कि हाँ वो मंदिर जाके आए हैं। कई लोग यहाँ पे येलो कलर का टीका करता है छोटा सा, सो दैट इज़ दैट इट शुड बी अलाउड। इज डिफरेंट रिलीजन एंड डिफरेंट फॉर्मेट। तो वैसे हमारे यहाँ लाइक अलग अलग धर्म के लोग जो मिलिट्री में थे, रेलवे में थे, वॉट एवर, तो वो जब टीका करके घर से निकलते सुबह सुबह, विच इज सेड टू बी वेरी लाइक इट्स इन अ फॉर्म ऑफ अ ब्लेसिंग, राइट। तो एक भगवान का सपोर्ट लेके टीका करके लोग घर से निकलते थे काम पे। आजकल हम क्या करें, बाय मम्मी, हाय मम्मी, आता हूँ मम्मी, जाती हूँ मम्मी, तो हाय हेलो। एंड इन दोज डेज इट वॉज लाइक टचिंग द फीट ऑफ द पेरेंट्स। तो ठीक है, वो काफ़ी कम हो गया है, बट एटलीस्ट आई वुड से दैट चलो उस फॉर्म में हम रिस्पेक्ट ना दिखाएं। Also, there are many other forms of showing love and respect towards the elders and even to the younger. Like for example, it's not that I believe, this is my belief, I don't know about other people, but my belief is that it's not only that I should respect elders, right? It is that I respect the one who are younger to me. हाँ, कभी खिटर पिटर हो जाती है with my daughter or with my younger sister या with my elder brother, but that is okay, that is what shows love. तो वैसे कभी मेरे स्टूडेंट के साथ भी हो जाता है, that is because we love each other. But what is important is that जैसे हम कुत्ते को कहते ना, दिखा तो ओ हट हट, that should not be there. That creature also we have to चलो रिस्पेक्ट इन अ वे, उसे हट मत करो, मारो मत, बिना वजह किसी को हर्ट मत किया करो, एंड कोई वजह हो तो भी हर्ट मत करो, इट्स ओके, जस्ट शिफ्ट अवे फ्रॉम दैट प्लेस, बट बी सी दैट वी आर प्रॉपर इन आर एक्ट, वी आर गुड इन आर एक्ट। हर बार तो नहीं हो सकता है, कई बार हम में भी नेगेटिविटी आ जाती है, बट देन बिकॉज दैट्स ह्यूमन बीइंग। लेकिन कोशिश हम रोज करेंगे कि आज का दिन बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी काइंड टू द पीपल, बी वेरी हेल्पफुल टू द पीपल एंड गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स as well as the one who is younger to you, right? I don't want that you should respect me. Before that, what have I to do? I have to respect my students, right? कुछ चाहिए तो पहले दो, understood? If you want that somebody should like you, you have to like somebody. अगर तुम कहोगे कि मम्मी तो मेरा कुछ काम करती ही नहीं, तो पहले तुम करो मम्मी का काम, अपने आप हो जाएगा तुम्हारा काम। तुम्हें बोलना भी नहीं होगा मम्मी को कि मम्मी ये दे दो वो दे दो, वो अपने आप मिल जाएगा, बिकॉज योर एक्ट इज पॉजिटिव। तो सामने से 100 times पॉजिटिविटी तुम्हें मिलेगी। लाइक दिस वॉज एन एक्सरसाइज दैट आई यूज्ड टू डू इन क्लास, that I used to tell my students, it's on and off every year, my different exercises कि related to positivity, कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है। एंड yes, 8th standard के बच्चे मेरे बहुत ही छोटे प्यारे बच्चे हैं, so I don't know whether you will understand it or not, but फिर भी छोटे बच्चे भी 8th के आजकल कुछ ज़्यादा होशियारी हैं, they understand lot many things। तो ये बात भी समझ में आ जाएगी व्हाट इज पॉजिटिविटी एंड व्हाट इज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी इज व्हाट, जेलसी, हेट्रेड, एंगर एंड बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो तुम्हें लाइफ में ऊपर नहीं आने देती, राइट? ये तो चाहिए, वो भी चाहिए, एंड लाइक जस्ट नॉट asking for, but ordering for something in the house and thinking that I am the best, I am the great,
एंड बिना मेहनत के बहुत कुछ मांग लेना पढ़ाई के लिए, जैसे लॉट्स ऑफ परसेंटेज बट मेहनत ज़ीरो। तो बहुत सारी नेगेटिविटी है हमारे में, या हम कहेंगे कि सोच हमारी ठीक नहीं है, राइट। तो वंस अगेन दैट्स ह्यूमन बीइंग, तो उसके ऊपर हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर कभी ले लेंगे, राइट। व्हाट टू थिंक, हाउ टू थिंक, हाउ टू लिव द लाइफ। आई एम नॉट 100% up to mark, but I have started this format 10-11 years back to move on this path, जहाँ पे बीच बीच में आ भी जाती है नेगेटिविटी, बट देन आई एम अवेयर कि ये गलत है, चलो सीधे रास्ते पे चलो। फिर थोड़े दिन हुए, फिर कभी आ गई कोई ऐसी सोच विच मेक्स मी क्राई और विच मेक्स मी फील सैड, और मे बी समटाइम आई गेट एंग्री नहीं होती ज़्यादा, एक्सेप्ट ऑन 1 or 2 people in the family, but that's okay because that's my family। तो हो जाता है कभी, but then I remember, yes, I have to be positive, I have to be kind, I have to be we should to progress, to live healthy life, happy life। उसके लिए सोच अच्छी होनी चाहिए तो पढ़ाई याद रहेगी, सोच अच्छी होगी तो प्रोग्रेस करेंगे, सोच अच्छी होगी तो लोग हमें पसंद करेंगे। बट द मोमेंट योर थॉट्स आर रॉन्ग, माई थॉट्स आर रॉन्ग, तो पीपल विल नॉट कम क्लोज टू अस, क्योंकि हम एक सर्कल बना के रख देते हैं वे वी आर अलोन, तो लोग आ नहीं पाएंगे हमारी तरफ, राइट। सो बी काइंड, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज द फर्स्ट थिंग। Be very, very honest in each and every act of your life. From the morning you wake up till night when we go to sleep. In that whole day, be honest to yourself rather than being honest to the others. And be in discipline, on time, each and everything. Right? तो अब हमारे यहाँ जो मैंने कहा कि सिस्टम है और टीका लगाने की एंड ऑल दैट, तो जैसे रक्षाबंधन पे हाउस सिस्टर्स दे पुट अ टीका टू द ब्रदर, यंगर ब्रदर या एल्डर ब्रदर, एंड दैट इज व्हाट आई मिस एवरी ईयर। येस, लास्ट ईयर आई हैड बीन टू बॉम्बे, दिस ईयर अगेन इट्स ओवर ईयर, सो कुडंट टाई, लेकिन ठीक है, इट्स वीडियो कॉल करके वो सब बोल दिया रादर दैन शोइंग इट दैट आई एम टाइम, बट whom should we tie? तो इट्स जस्ट wished good health and everything for everyone। तो ये टीका लगाने की जो सिस्टम है दैट इज एज ओल्ड, एंशियंट टाइम से इंडिया का एक कल्चर है। ये हमारे बहुत सारे हमारे धर्म में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ब्रिटिशर ने ये निकाल दिया कि जब भी किसी ब्रिटिशर को देखो तो पहले तो सैल्यूट मारेंगे हर एक इंडियन, फिर टीका नहीं लगाना है, पगड़ी नहीं पहननी है। तो ये दिस वॉज लिटरली लाइक लोगों को लगा कि ये तो बहुत ही गलत है, एंड अगर ये नहीं किया तो ब्रिटिशर उनको पनिश कर देते। तो देयर वाज वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, दे स्टार्टेड हेटिंग ब्रिटिशर्स। फिर हमारे इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय होता गया, जैसे हमारे यहाँ का पूरा सिल्क, जूट, वुलन, टेक्सटाइल एंड मसलिन ऑफ ढाका, सारी हैंडमेड प्रोडक्ट थी ये हमारी, और बाकी की चीज़ें जो हम बनाते थे वो था सॉल्ट एंड सॉल्ट पेटर एंड शुगर एंड गोल्ड एंड ये सब जब हम बेचते थे तो हम कहते थे कि हमें बिलियन मिलता था, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सिनेरियो उल्टा हो गया ब्रिटिशर के आने के बाद, पूरा हो गया उल्टा। ये चक्कर ये चल रहा था, चक्कर ये चलने लगा, या ये चल रहा था अब ये चलने लगा। व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, इतना डिस्ट्रॉय कर लिया उन्होंने इंडिया को कि सिर्फ एक स्टेट में से, बंगाल में से, वो 500 crore रुपीज दे टुक फ्रॉम बंगाल, राइट। तो पूरे कंट्री का सोच लो कितनी वेल्थ उन्होंने हमसे ले जाके कलेक्ट कर ली, क्योंकि बंगाल से लोग टैक्स कलेक्ट करते थे एंड ऑल। फिर वो जो गोल्ड एंड सिल्वर मिलता था वो हमें मिलने की जगह पे ब्रिटिशर की तरफ शिफ्ट होने लगा। एंड देन देयर इज बेचारों की कंडीशन, नहीं देते थे टाइम पे तो मार मार के काम करवाते, प्रिजन में डाल देते,
और जो भी मटेरियल हम अगर बनाते तो उस पर ह्यूज टैक्स लगता, लेकिन वो बना के लाते तो टैक्स कम लगता। तो वैसे भी हमारी चीज़ें उन्होंने हमें चांस ही नहीं दिया कि हम बना के हमारे लोगों को बेचें, क्योंकि उन्होंने टैक्स ही इतना लगा दिया था कि अगर हम हमारी बनाई प्रोडक्ट हमारे लोगों को इंडियन मार्केट में बेचने जाते तो व्हाट वुड हैपन, इट वुड कॉस्ट से 80 रुपीज़, तो हमें मुश्किल से 2-3 रुपये मिलते। वो बेचते थे वही प्रोडक्ट हमसे सस्ते में लेके खुद बना के हमारे लोगों को वापस इंडिया में आके वो बेचते तो 50 रुपये में या 20 रुपये में। तो नेचुरली हमारी इंडस्ट्रीज बंद होने लगी एंड दिस पुअर पर्सन टेंशन में आ गया, करे तो क्या, राइट। बहुत सारे स्किल वर्कर्स थे, जैसे लुहार है या कॉटन बॉल्स जो साफ करके फिर उसमें से एक साफ सुथरी रुई को अलग करना, उसमें से फिर धागे बनाना एंड नॉट मेनी थिंग्स। फिर ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जूते बनाने वाला, एंड इसी की पिक पीछे हमने दी है यहाँ पे। सो लॉट मेनी स्किल वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। फाइनली विलेजेस के सारे पुअर वर्कर्स और ज़्यादा गरीब होने लगे। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। नाउ व्हेन विलियम बेंटिक केम टू इंडिया, लिबरल थिंकिंग वाज गेटिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंग्लैंड। अब जब विलियम बेंटिक इंडिया में आए तब तक तो ऑलरेडी इंग्लैंड में कुछ उनकी जो सोच थी वो ज़्यादा फ्रीडम वाली बन रही थी, लिबरल थिंकिंग। नाउ सी यू हैव टू टाइप्स ऑफ टीचर्स, एक बहुत स्ट्रिक्ट, एक लिबरल, मतलब ना गुस्सा करना, ना मारना, ना कुछ। एक जगह पे टीचर का गुस्सा जोरदार, ये तो करना ही है, क्यों ना करें, यू नो। एंड द अदर वन सेज ओके ठीक है, व्हाट्स द मैटर, टेल अस व्हाई डिडंट यू डू इट। एक प्यार से काम निकलवाना या से मार के काम निकलवाना। सो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ पीपल, तो दैट इज कॉल्ड लिबरल। तो लिबरल सोच मतलब बहुत ही ब्रॉड माइंडेड। नैरो माइंडेड इज ये नहीं करना है, वो करना है, ऐसे करो वैसे करो, ये कपड़े मत पहनो, वो नहीं, हमारे यहाँ ये होता है, आप तो ये नहीं कर रहे। लॉट मैनी एज ओल्ड एंशियंट थॉट्स। हाँ, कई काम के भी हैं, कई हमें छोड़ने भी पड़ेंगे, बिकॉज दे आर ऑफ दे डजंट लीड अस टूवर्ड्स प्रोग्रेस। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो ओ बाबा अब मेरा काम नहीं होगा। दिस इज़ वॉट आई टोल्ड यू कि एक घंटे का कभी मैं एक लेक्चर ले लूँगी रिलेटेड टू योर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स एंड ऑल। क्या सोचना चाहिए, कैसे क्या करना है लाइफ में, राइट, इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस। तो ये जो ब्रॉड माइंडेडनेस है, हम क्यों आज भी थोड़े बहुत पीछे रह गए, बिकॉज वी आर स्टिल इन टू ऑर्थोडॉक्सी। पुरानी सोच जो छूट जानी चाहिए वो आज भी पकड़ के रखा हुआ है। वेरेस यू वुड से इंग्लैंड में या डेवलप कंट्रीज जो भी है आज, उनके यहाँ बहुत सालों से लिबरल थिंकिंग है, ब्रॉड माइंडेडनेस। दे आर मोर इनटू एजुकेशन, दे आर मोर इनटू मैनर्स, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, और प्लस हमारे जैसे कंट्री को आके लूटना, वो भी उनकी अक्ल ऐसे चली, बिकॉज दे वर यू नो हाईली लिटरेट, इंटेलिजेंट। तो नई नई पॉलिसीज लेके आते थे हर बार। अब जब विलियम बेंटिक इंडिया है तब तक तो इंग्लैंड में मस्त एकदम स्ट्रांगली लोगों की थिंकिंग बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हो गई थी, लिबरल थिंकिंग थी। दिस वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रीच्ड इंडिया। अब जब ये लोग इंडिया में रहने आए, ब्रिटिशर्स यहीं पे राज करने लगे, तो नेचुरली बहुत सारे ब्रिटिशर्स यहीं पे रहने लगे कि अब तो यही हमारा घर है। उनको पता ही नहीं था दैट आफ्टर many years they will have to leave India, right? फ्रीडम देनी पड़ेगी इंडिया को, विल हैव टू गो बैक टू आवर कंट्री। तो वो तो अपना घर मान के यहाँ पे जम के बैठ गए थे। तो नेचुरली अब वो सारे लोगों को जो आदत थी बुक्स रीड करना, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे ले आए। अब ट्रेन तो लाएंगे नहीं वहाँ से यहाँ, या रोड लेके नहीं आएंगे, तो वो बनवाया यहाँ पे, लाइक फर्स्ट रेलवे फ्रॉम मुंबई टू थाने, देन लेटेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, बहुत कुछ अच्छे काम भी किए, टेलीफोन, राइट, टेलीग्राफ। तो हाँ, उनके लिए किया था, लेकिन आज हमारे लिए बहुत काम का है वो। तो जब वो बुक्स लेके आए यहाँ पे, तो हमारे और
कंपलसरी एजुकेशन लेके आए थे इंग्लिश में, कि इंग्लिश में एजुकेट होना है इंडियंस को, ताकि वो हमें काम पे रख पाए सस्ते प्राइस में। तो लो इनकम पे उन्होंने हमें, ये भी एक पॉलिसी है कैसे और ज़्यादा पैसे कमाए जाए, खुद के लोगों को यहाँ पे बुला के काम पे रखेंगे ऑफिस में, तो ज़्यादा इनकम देनी पड़ेगी, ज़्यादा सैलरी। हमारे लोगों को कंपलसरी इंग्लिश में एजुकेट करवा के हमारे लोगों को काम पे रखना, क्योंकि इंग्लिश में सब लिखा जाता था, उनके ऑफिशियल पेपर्स एंड बुक्स एंड ऑल, तो हमारे लोगों को कम सैलरी। तो ये भी एक उनका पैसे कमाने का एक जरिया था। नाउ इट सो हैपन कि बहुत सारे हमारे लोग जो इंग्लिश में एजुकेटेड थे, तो उन्होंने ये सारी बुक्स रीड करना शुरू की जो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिटिशर लाके उन्होंने डाली थी। मे बी देवर लाइब्रेरीज एंड ऑल सेटल्ड। अब जब ये बुक रीड की तो हमारे लोगों ने देखा कि भाई वाह, like the thoughts that were presented in the book were all liberal, full of, you would say, development वाले thoughts थे, happy thoughts थे। For example, अगर मैं दुखी रहूँ, फिर अगर कोई मुझे कहे कि चलो भाई एक बुक लिख डालो, तो मैं बुक लिखने बैठती हूँ, लेकिन लाइफ लॉन्ग तो मैं दुखी रही हूँ, तो आई एम सराउंडेड बाय ऑल दोज थिंग्स विच डजंट कीप मी हैप्पी। तो अब मैं अगर बुक लिख रही हूँ तो बुक में लिखूँगी क्या? मेरी सोच, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, और मेरी फीलिंग्स और वो सब कैसे हैं? सैड। तो मेरी सारी कविताएं या स्टोरीज आई विल राइट डाउन सैड फॉर्म। अच्छा, इफ आई एम नैरो माइंडेड, तो मेरी लिखाई जो बुक में स्टोरी लिखूंगी या आर्टिकल लिखूंगी या पोएम लिखूंगी, इट विल बी बेस्ड ऑन नैरो माइंडेडनेस। तो इंग्लैंड में लोगों ने हमेशा फ्रीडम ही महसूस की है, उनको किसी ने कभी रूल नहीं किया। सो दे वर लाइक फुल ऑफ फ्रीडम एंड ऑल, हाईली एजुकेटेड, ब्रॉड माइंडेड, ऑलवेज इन डिसिप्लिन, मैनरिज्म्स। तो नेचुरली उनके लोग जो बड़े बड़े ऑथर्स थे, पोएट्स थे, उन्होंने जब अपनी बुक लिखते थे टू पब्लिश, तो जब वो बुक लिखते तो उनकी राइटिंग पूरी यही सोच वाली थी, अच्छी वाली, लिबर्टी, फ्रीडम, हैप्पीनेस, प्रोग्रेस, डिसिप्लिन। वो बुक्स जब यहाँ आई और हमारे लोग रीड करने लगे, बोलते भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये सोच तो कुछ बहुत ही अलग है उनकी, तो वो सोच यहाँ तक आ गई। सो वी ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग ऑन दैट पाथ। स्लोली देन इट ब्रॉट टू आवर माइंड कि अगर वो एंजॉय कर रहे हैं, if they are enjoying freedom, why can't we enjoy freedom? Why are they ruling us? Then started the revolt from this thought. So the British rulers started, there were many reasons, but this is one of the reasons. The British rulers started taking interest in the lives of people of India. धीरे धीरे ब्रिटिशर ने इंडियंस के लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक became quite popular in India by introducing few good reforms. बेनिफिशियल मतलब एडवांटेजेस। तो विलियम बेंटिक काफ़ी फेमस हुए इंडिया में, इंडियन लोगों में, क्योंकि इंडियंस के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा भी किया था। ड्यूरिंग हिज टाइम इंडियन स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियंस को ब्रिटिशर की कंपनी में काम मिलने लगा। इंडियंस अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग इन लाइक कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब जज के सामने अगर कोई हमारा इंडियन खड़ा है कटघरे में, राइट, उससे कोई सवाल पूछा जाता है, बेचारे को समझ में नहीं आता, या अगर उसको बोलना है अपनी भाषा में नहीं बोल पाता क्योंकि उसको इंग्लिश में ही बोलना है, ऐसा एक रूल था। बट दैट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैनी इंडियंस डिडंट नो इंग्लिश। तो ये भी विलियम बेंटिक ले आए कि भाई चलो कोर्ट में तुम अपनी मदर टंग यूज़ कर सकते हो। राजा राम मोहन रॉय एंड अदर सच सोशल रिफॉर्मर्स आर कंटिन्यूसली मेकिंग एफर्ट टू स्टॉप द इल प्रैक्टिसेस और इविल प्रैक्टिस ऑफ सती। अब राजा राम मोहन रॉय और बाकी के काफ़ी ऐसे हमारे रिफॉर्मर्स हैं सोसाइटी के जो इविल कस्टम निकालना चाहते थे उस टाइम, लाइक सती सिस्टम नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज शुड नॉट बी अलाउड, विडो री मैरिज शुड बी अलाउड, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था। तो राजा राम मोहन रॉय बाकी के सोशल रिफॉर्मर्स ने विलियम बेंटिक को कहा कि आप यहाँ पे ब्रिटिशर रूल करते हो तो आप एक एक्ट या ऐसा लॉ पास करो तो लोग मानेंगे कि भाई प्रैक्टिस ऑफ सती शुड बी बैन। तो विलियम बेंटिक ने लॉ पास किया 1829 टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। During the time of William Bentinck, the English rulers tried to remove social evils as per the will of the social reformers. तो विलियम बेंटिक ने काफ़ी हेल्प की कि
जो गलत चीज़ें थी, ईविल कस्टम्स थे। दूध पीती कि लड़कियां बॉर्न होती तो उसको दूध के ड्रम में उल्टा ऐसे डुबो के मार देते। देयर वाज अ नाइस मूवी ऑल्सो ऑन इट, बाय चांस इफ यू गेट टू सी इट। लज्जा करके एक मूवी, इट वॉज ऑन women empowerment and related to पहले के ज़माने में क्या अत्याचार होते थे लेडीज़ पे, and how they fight against it and how they rise above those negative atmosphere and they prove themselves that yes, we also as a lady could do something, right? और famous personalities बनती है वो. So see that movie, very nice movie, and that is लज्जा, right? हिंदी मूवी it is. तो विलियम बेंटिक के टाइम पे काफ़ी ऐसे ईविल कस्टम्स उन्होंने सपोर्ट किया लोगों को कि भाई निकाल दो ये ईविल कस्टम, लॉ पास किए। ऑर्थोडॉक्स क्लास विटनेस दिस रिफॉर्म विदाउट सस्पिशन। अब जो बहुत ऑर्थोडॉक्स थे उनको लगा कि ये ब्रिटिशर आके ये सब निकाल रहे हैं, सती सिस्टम निकाल दो, चाइल्ड मैरिज निकाल दो और विडो रीमैरिज ले आओ, तो ये तो बहुत गलत है, इससे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो लोग डाउट करने लगे ब्रिटिशर में। The company passed a resolution to spend 1 lakh rupee every year on education, but it was not passed. Not implemented. अब कंपनी ने एक और भी ये नॉट लॉ लेकिन एक रिजोल्यूशन पास किया। उन्होंने प्रॉमिस दी कि हर साल में 1 लाख रुपए इंडियंस पे खर्च करेंगे फॉर देयर एजुकेशन। चलो आज इसकी कीमत नहीं है, बहुत साल पहले तो थी, राइट? अबाउट मोर देन आई वुड से 100 years बैक। तो लेकिन कभी उन्होंने वो पैसे खर्च ही नहीं किए। Finally, an education committee was formed during the time of Bentinck in the 1834. Lord Macaulay thought of introducing English education in India. फिर आए लॉर्ड मैक्यूले आफ्टर विलियम बेंटिक और उनकी सोच ले आए इंग्लिश एजुकेशन हमारी कंट्री में। एंड हाउएवर एजुकेशन मेथड दैट वर एडवोकेटेड बाय मैक्यूले कुड नॉट बेनिफिट द यूथ। लेकिन एजुकेशन पैटर्न यूथ को कुछ फ़ायदा लेके नहीं आई थी यंगस्टर्स के लिए। Indian lost the advantage of acquiring ancient knowledge and skill developed by their ancestors. और फिर कई लोगों को जो हमारी पुरानी जो स्किल थी, एंसेस्टर मतलब कि ग्रेट ग्रैंडफादर्स के टाइम का जो स्किल चलता आ रहा था फैमिली में, वो धीरे धीरे वैनिश होने लगा, गायब होने लगा। Method of British education was opposed by a number of intellectuals and Mahatma Gandhi called it as to give millions a knowledge of English means to enslave them. गांधी, बहुत लोगों ने इसका रिवोल्ट भी किया इंग्लिश एजुकेशन का। एंड महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक किया था कि अगर मिलियंस को इंग्लिश का नॉलेज दो, इसका मतलब कि उन मिलियंस को आप नौकर बना रहे हो आपका। दैट बाय रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन वी हैव एनस्लेव्ड द नेशन। मतलब अगर, तो फिर उन्होंने इंडियंस को कहा कि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन ले रहे हैं मतलब कि हम हमारी कंट्री को बंदी बना रहे हैं, नौकर बना रहे हैं ऑफ द ब्रिटिशर्स। Later, 3 universities were established in 1857. Britisher could get educated workforce due to the introduction of English education. I told you just now कि जैसे ही Indians English education लेने लगे तो ब्रिटिशर को workforce मिलने लगा, educated, English educated, English में पढ़ाई लिखाई करके जो यूनिवर्सिटी से बाहर आए बच्चे, तो उनको कम सैलरी दे के उनको इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम मिला, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम दे दिया। अलॉन्गसाइड इट ऑल्सो डेवलप नेशनलिस्टिक थिंकिंग अमंग एजुकेटेड इंडियन। पढ़े लिखे लोग बहुत सारी अलग अलग बुक्स भी रीड करने लगे, उनकी सोच बदलने लगी, उनकी समझ बदलने लगी, तो एक देश प्रेम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा। एंड व्हाई डिड मैक्यूले स्टार्ट दिस इंग्लिश एजुकेशन इन अ कंट्री? मेनी मशीन वर इन्वेंटेड टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू द इंडस्ट्रीज। बहुत सारी मशीनें बनी थी इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट करने। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन आ गई। कंसिडरिंग द कन्वीनियंस इन रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द मिलिट्री, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया। अब और वो ले आए रेलवे कि जो पूरे इंडिया में फैले हुए थे ब्रिटिशर्स, उनकी मिलिट्री भी, अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो गई, से फॉर एग्जांपल बंगाल और साउथ में अभी शांति बनी है, तो साउथ इंडिया से मिलिट्री फोर्स अगर बंगाल तक मंगवा लेना है तो इट वाज वेरी स्लो प्रोसेस, राइट? उनको मिलिट्री की ज़रूरत है, बहुत थोड़ी स्पीड में उनको बुलानी है मिलिट्री फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट ऑफ इंडिया। तो रेलवे ब्रिटिशर लेके आए, तो ये भी एक नया काम किया था उन्होंने।
The first railway in India started between Mumbai and Thane in the 1853. In order to maintain effective control on the country and to exchange messages with the neighboring territories, modern methods of post and telegraph were introduced in India in 1854. अब ब्रिटिशर को खुद का कंट्रोल पूरे इंडिया में जमा के रखना था, स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना था, मैसेजेस दूसरी कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज करने थे, या इंडिया में ही नॉर्थ टू साउथ अपने लोगों के साथ अगर बातें करनी थी या मैसेजेस एक्सचेंज करने थे तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ ले आए वो, राइट. प्रिंटिंग प्रेस, सर्कुलेशन न्यूज़पेपर्स ग्रू अलॉन्ग साइड, साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस बढ़ने लगे, न्यूज़पेपर्स बढ़ने लगे, उसके सर्कुलेशन बढ़ने लगे ऑल ओवर द कंट्री. तो हमारे लोग जब ये न्यूज़पेपर रीड करते तो वो भी और ज़्यादा उनको पूरे वर्ल्ड की समझ आने लगी कि पूरा वर्ल्ड बहुत सारी जगह पे लोग एंजॉय कर रहे हैं फ्रीडम. वी शुड ऑल्सो फाइट फॉर आवर फ्रीडम. दिस रिफॉर्म्स वर एक्चुअली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अब ये जो लेके आए पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड रेलवे एंड इंग्लिश एजुकेशन, वो एक्चुअल में हमारे लिए तो था ही नहीं, वो उनके खुद के फायदे के लिए था, कन्वीनियंस के लिए था कि वो आसानी से वो अच्छे से काम कर पाए, राइट. बट आफ्टर मेनी ईयर्स it proved to be a blessing in disguise for the growth of nationalism in India. For example, I don't know, I just told you in a previous lecture also, or maybe in a few lectures back, that something that had happened 10-11 years back. तो कहीं पे I used to like I thought कि like I had become very physically very weak and तो थोड़ा खा के भी I was still being very not gaining weight and all. तो all were in tension, क्या होगा इसका, तो ये इतनी पतली होती जा रही है. And then it was everything so very healthy, everything good, but yet don't know the reason. So I used to eat lots of ghee, mithai, chocolates and all. फिर धीरे धीरे the weight started increasing and everything was once again so very fine in that 1 or 2 months. But whatever that 1 or 2 months I was like डर में थी, चिंता में थी कि like what will happen, बहुत सारी सोच और एक डर and all these things. Today I think whatever happens for good. बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में हुई है. दिस इज जस्ट वन स्मॉल एग्जाम्पल, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में होती है, तुम्हारे पेरेंट्स के लाइफ में होती होगी, दादा दादी नाना नानी की लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा. व्हेन वी थिंक यार ये क्यों हमारे साथ हो रहा है, जैसे कोविड में कई लोग ऐसे सोच रहे हैं ये क्यों हमारे साथ ऐसे हुआ. जैसे कईयों के तो कोविड में भी काम चल रहे हैं, कईयों के बेचारे के थोड़े डाउन हो गए तो दे आर वेरी सैड. उनका आई डोंट नो हाउ दे मस्ट बी मेंटेनिंग देयर लाइफ एंड ऑल, देयर हाउस एंड ऑल. तो लोग ये नेगेटिवली ले रहे हैं दैट व्हाई विथ अस. बट इट्स आई ऑलवेज से इट्स ओके. आई ऑल्सो हैड फेस वेरी वेरी like down days, very downfall वाले days लाइफ में. As I told you 10-11 years back बहुत ही downfall आ गया था. somewhere in tuitions also we were like it was just starting, not 10 but maybe 15 years back it was just starting. और लग रहा था यार कैसे होगा, ट्यूशन कब ठीक से चलेंगे. but we were just new over here, ट्यूशन अभी just नए like start हुए थे. तो much in tension and all कि होगा नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, घर चलेगा या नहीं, हाउ विल वी मूव अहेड इन लाइफ. और उसमें कुछ अगर कुछ छोटा मोटा हो जाता तो वी वुड ऑलवेज थिंक दैट माय गॉड ये क्यों हमारे साथ ही हो रहा है. एंड व्हेन वी लुक बैक, एक्चुअली लुक बैक मतलब ऐसे देखना नहीं है, सब पास्ट को याद करते हैं. तो इसे वॉट एवर हैपन आई बिलीव ऑलवेज हैपन्स फॉर गुड, इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट. तो तब ब्रिटिशर ने जो भी किया हमें लग रहा था इट इज़ ये हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या हमें इंग्लिश में पढ़ा के हमारा सब धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, रेलवे ले आए, ये ले आए, वो ले आए, सब कुछ हमारा ख़राब हो रहा है, इंडियन कल्चर. नो, तब वो अपने फ़ायदे के लिए ले आए थे, लेकिन आज तो हमारा ही ग्रोथ हो रहा है उसकी वजह से. दैट इज़ कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. The class that acquired English education spearheaded the social reform
and nationalism in India, since they were more familiar with the contemporary development in the world around. Very important. Contemporary. अब कई बच्चों को मैं पूछती हूँ what is contemporary dance? मैम सीखा तो है लेकिन पता नहीं. या वेस्टर्न डांस. इज रॉन्ग. कंटेम्प्ररी डजंट मीन वेस्टर्न. कंटेम्प्ररी मतलब दैट टाइम. कंटेम्प्ररी का मतलब है दैट टाइम. मतलब अब हमें यहाँ पे हम ये पूरे चैप्टर में इस एरिया में हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं when Britishers brought English education, social reforms, railway, post telegraph. तो हम उस जमाने की अभी बात कर रहे हैं. मतलब कि कंटेम्प्ररी, उस जमाने उस टाइम में जो डेवलपमेंट हो रहे थे वर्ल्ड में, वो देख के जो इंग्लिश में एजुकेटेड हुए हमारे इंडियंस, वो लीडर बन गए. उन्होंने लीडरशिप ले ली that we should bring all these things in our country. एक नेशनलिस्टिक फीलिंग जागने लगी, बढ़ने लगी. और पोस्ट टेलीग्राफ रेलवे हमने भी यूज़ किए, तो वो हमारे लोगों को और नज़दीक लाने लगे और लोग एक दूसरे की सोच को they were exchanging their thoughts, they were exchanging their emotions, they were exchanging their expressions. कोई नॉर्थ में रह रहा है, साउथ वाले को ट्रेन में मिला, दे आर टॉकिंग. ओवरनाइट जर्नी होगी नेचुरली, 2-3 दिन की जर्नी, लंबी जर्नी, एंड दे आर कहेंगे हमारे यहाँ ब्रिटिश ने ये किया, तो कहेंगे अरे हमारे यहाँ भी वही हुआ है. दिस इज हाउ देयर वाज मोर ऑफ टुगेदरनेस. और फिर सोच की लेन देन होने लगी. एंड दिस इज हाउ वी मूव्ड अहेड. वी फॉर्म्ड अ बिग स्ट्रॉन्ग ग्रुप टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. Make a list of the leaders who helped in arousing nationalism after acquiring English education. Right? इसका एक लिस्ट बना देना. You will come to know. सर्च कर लेना, you will get it. छोटा सा होमवर्क. राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट होमवर्क तो हमेशा का यही रहेगा, लर्न लर्न लर्न. जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट करूँ, रिमेंबर माई होमवर्क ऑलवेज, आई नॉट बी पुटिंग अप ओवर देयर. कई होमवर्क ऐसे भी होंगे जो तुम्हें खुद को भी करने होंगे समझ के, कि जैसे कोई चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, उसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज पहले लर्न करके लिख के रख दो. फिर नोट्स में से उसके MCQs, 1 लाइन, दैट इज ऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर. बट फर्स्ट कम फर्स्ट टेक्सचुअल एक्सरसाइज लर्न करनी पड़ेगी, लिखनी होगी. ऑब्जेक्टिव्स हमेशा लर्न करो, लिखो मत. एंड कुछ पुराने चैप्टर्स रह गए हैं तो वो भी कर लो. राइट? एट प्रेजेंट यूर लॉट्स ऑफ टाइम. वंस अगेन, नॉट वंस अगेन, आई कीप ऑन रिपीटिंग, बहुत टाइम मिल रहा है, डोंट वेस्ट. और अगर वेस्ट भी करते हो तब भी बहुत टाइम है, तो वेस्ट पे वेस्ट नहीं करेंगे. थोड़ा वेस्ट कर लिया, अब तो समझ में आ गया कि व्हाट इज कॉल्ड वेस्टिंग. फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ आई वुड से. रक्षाबंधन भी हो गई, एंजॉय भी कर लिया, मिठाइयाँ भी खा ली, बहुत कुछ जलसे मारे रक्षाबंधन पे. सो नाउ बैक टू वर्क. राइट? सो थैंक यू सो मच. टेक केयर, एंजॉय, एंड डोंट कीप ऑन एंजॉइंग पोस्ट रक्षाबंधन. ठीक है? अभी पढ़ाई शुरू कर दो, थोड़ी बहुत एंजॉय भी कर लो विथ योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑल. ठीक है? बाय. थैंक यू सो मच.